आज की क्लास में हम बात करेंगे अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बारे में। पिछली क्लास में हमने प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उनकी जो आदर्श राज्य की परिकल्पना है उसको भी हमने समझा कि वो किस तरह के आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं और उनके राज्य में किस तरह की कविताओं और साहित्य या कला की जगह होनी चाहिए, उसको लेकर उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, इसे हमने जाना था। और आज भी हम उस बात पे फिर से लौटेंगे क्योंकि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को समझने के लिए हमें प्लेटो के आदर्शवादी राज्य सिद्धांत को भी जानना जरूरी है। और चूंकि अरस्तु और प्लेटो का एक दूसरे से बड़ा घना रिश्ता है, अरस्तु प्लेटो के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। ठीक है, अरस्तु के जीवन के बारे में थोड़ा सा पहले प्रकाश डाल देता हूं ताकि रोचक हो जाए विषय थोड़ा खुल जाए और तब हम लौटेंगे कि अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है, इस सिद्धांत में उनकी क्या मान्यताएं हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, जिसे यूनान में कैथारसिस भी कहते हैं। ठीक है ना, कैथारसिस जो शब्द यूनान में प्रचलित है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र में उसी कैथारसिस को विरेचन का सिद्धांत भी कहते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। कहां हुआ था? मकदूनिया में। और मकदूनिया में किसका जन्म हुआ था? सिकंदर महान का भी जन्म उसी मकदूनिया में हुआ था। अरस्तु एक बहुत अच्छे परिवार से थे, संभ्रांत परिवार से, सुखी और संपन्न परिवार में अरस्तु का जन्म हुआ था। और अरस्तु के जो पिता थे वो सिकंदर के दादा अमितास के राज दरबार में चिकित्सक हुआ करते थे। यानी कि इनका जो पेशा था, अरस्तु के परिवार के लोगों का जो पेशा था वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ था। और आगे चलकर फिर अरस्तु जो थे वो सिकंदर के गुरु हुए। चूंकि अच्छे परिवार में जन्म हुआ था, सुसंस्कृत थे, सभ्य थे, तो पढ़ाई लिखाई के लिए इनके परिवार वालों ने इन्हें एथेंस भेजा। आप सब जानते हैं कि एथेंस ज्ञान विज्ञान और दर्शन का केंद्र हुआ करता था। और आप यह भी जानते हैं कि प्लेटो ने एथेंस में अपने एक विद्यापीठ की स्थापना की थी। वह लोगों को जागरूक करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो प्लेटो के विद्यापीठ में अरस्तु का एडमिशन हो जाता है, अरस्तु का नामांकन हो जाता है और अरस्तु वहां पे पहुंच जाते हैं। अरस्तु बचपन से ही अत्यंत प्रतिभा संपन्न थे, बड़े प्रतिभाशाली, एकदम प्रज्ञा संपन्न, चिंतन, विचार, मंथन जबरदस्त था अरस्तु का। और उनकी प्रतिभा को देखकर हर कोई विस्मित होता था। जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से अपनी बात रखते थे, वो सबको चकित करते थे। और अरस्तु की प्रतिभा ने उनके गुरु प्लेटो को भी बहुत चकित किया। जैसे ही अरस्तु का नामांकन प्लेटो के विद्यापीठ में हुआ, प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा को देख करके चकित हुए और यहां तक भी प्लेटो ने स्टेटमेंट दे दिया, यहां तक प्लेटो ने कहा कि मेरी ये जो विद्यापीठ है, अगर बाकी सारे विद्यार्थी इस विद्यापीठ के शरीर हैं तो अरस्तु इस विद्यापीठ का मस्तिष्क है। आप ये देखें कि एक दार्शनिक, एक चिंतक जो है, उसके लिए तर्क और मस्तिष्क की प्रधानता होती है, विचार की प्रधानता होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर बाकी सारे छात्र इस विद्यापीठ के शरीर हैं तो प्लेटो क्या है? उसका मस्तिष्क है। वो इतने प्रतिभा संपन्न थे। अच्छा, यूनान में एक कहावत प्रचलित है कि दो यूनानी अगर हों और दोनों प्रतिभा संपन्न हों तो तर्क वितर्क के बिना उनसे रहा नहीं जाता है। प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक और उनका विद्यार्थी अरस्तु, वह भी अत्यंत विद्वान और प्रतिभा संपन्न। तो दोनों के बीच दर्शन के मुद्दे पे, विचार के मुद्दे पे, साहित्य और कला के प्रसंगों पे गंभीर चर्चा होती थी, गंभीर विमर्श होता था। दोनों में तर्क वितर्क, वाद विवाद जबरदस्त ढंग से होता था। और इसलिए भी प्लेटो बहुत अरस्तु को मानते थे क्योंकि अरस्तु के जो तर्क हुआ करते थे, अरस्तु के जो विचार हुआ करते थे, उसमें बहुत बुद्धि सापेक्ष विचार होते थे, तर्क संगत विचार होते थे और बहुत स्नेह पात्र रहे अरस्तु प्लेटो के। आगे चलकर कहानी ऐसे बढ़ती है कि 347 ईसा पूर्व में अरस्तु के गुरु जो प्लेटो थे, उनकी मृत्यु हो गई। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो अरस्तु को यह विश्वास था कि उनका जो ज्ञान है, जो सुसंगत विचार है, उनके तमाम सारे विषयों पे उनकी जो पकड़ है, उनकी जो प्रतिभा है, इसको देखते हुए प्लेटो के विद्यापीठ का अगला आचार्य मुझे बना दिया जाएगा। मुझे किसे? मुझे नहीं,
अरस्तु को बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अरस्तु को मकदूनिया यानी कि एथेंस से बाहर का नागरिक घोषित कर दिया गया, उनके ऊपर ये टैग लगा दिया गया। हालांकि मकदूनिया भी यूनान का ही हिस्सा है, उनको ये कह दिया गया कि ये बाहर का व्यक्ति है, यह एथेंस का नहीं है, यह मकदूनिया का है, इसलिए इसको विद्यापीठ का अगला आचार्य या प्रधान नहीं बनाया जा सकता है। और एथेंस के ही एक अन्य नागरिक को प्लेटो के विद्यापीठ का क्या कर दिया गया, आचार्य बना दिया गया। इस बात से अरस्तु के स्वाभिमान को बहुत चोट लगी, धक्का लगा। स्वाभिमानी व्यक्ति, विद्वान आदमी, ज्ञानी आदमी, और वो एक उम्मीद पाल बैठे थे, उनकी वो उम्मीद टूटती है और वो बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और एथेंस छोड़ देते हैं। जैसे ही वो एथेंस छोड़ते हैं, एक संयोग और उनके जीवन में घटित होता है कि उनका एक सहपाठी मित्र था, और उस सहपाठी मित्र का नाम था हेर्मियास। क्या नाम था? हेर्मियास। हेर्मियास जो थे वो यूनान के एक राज्य एशिया माइनर, उस राज्य का क्या नाम था? एशिया माइनर। एशिया माइनर के सम्राट थे, एशिया माइनर के राजा थे। तो हेर्मियास ने अपने सहपाठी अरस्तु को अपने राज्य में बुला लिया कि आप मेरे पास आइए और आप मुझे सुशासन के सिद्धांतों के बारे में बताइए, राज्य के नीतिगत सिद्धांतों के बारे में बताइए। चूंकि हेर्मियास अरस्तु की प्रतिभा से परिचित थे, वो जानते थे कि बहुत प्रतिभा संपन्न दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति है। और हेर्मियास ने अपने एशिया माइनर का जो सम्राट था, उसने अपने राज्य में बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से अरस्तु को रखा, उनका बहुत मान सम्मान किया, और यहां तक कि अपनी दत्तक पुत्री से उनका विवाह भी करवा दिया। अरस्तु की शादी भी हो गई और एशिया माइनर में ही अरस्तु रहने लगे। और शादी के बदले में हेर्मियास ने बहुत सारा धन दिया अरस्तु को कि लीजिए और ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान पे खूब सारा खर्च कीजिए, खूब सारा पढ़िए लिखिए। तो आप देखिए कि यूनान में भी दहेज प्रथा थी, एक तरह से बहुत सारा दहेज का पैसा अरस्तु ने ले लिया उससे। हालांकि चलो उसे हम अब दहेज कहें या क्या कहें या उपहार कहें, जो भी है एक अलग मामला है, लेकिन बहुत सारा धन उनको मिला। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ईरान ने एशिया माइनर पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, एशिया माइनर उस युद्ध में बुरी तरह से परास्त हुआ और अरस्तु का जो सहपाठी था हेर्मियास, वह उस युद्ध में मारा गया। अब उस युद्ध में मारे जाने के बाद अरस्तु के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो पुनः एशिया माइनर को छोड़कर और कहां आ गए? मकदूनिया, अपने वापिस होम स्टेट में पहुंच जाते हैं। यहां जब पहुंचते हैं तो सिकंदर महान के पिता, उनका नाम था फिलिप। सिकंदर महान के पिता फिलिप ने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ और मेरे पुत्र राजकुमार सिकंदर का गुरु बनिए, उसको शिक्षित कीजिए। तो अरस्तु वापस जब मकदूनिया आते हैं और फिर वो सिकंदर के गुरु बन जाते हैं, सिकंदर को शिक्षित करने लगते हैं। हालांकि सिकंदर स्वभाव से बहुत ही अक्खड़, अल्हड़ और वीर स्वभाव का था, तो उसको पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने शिक्षक अरस्तु का बहुत सम्मान करता था। अब क्या होता है कि फिलिप की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु हो जाती है, और फिलिप की मृत्यु के बाद राज्य के सिंहासन की बागडोर सिकंदर के पास आ जाती है। अब सिकंदर जो था उसकी नीति राज्य विस्तार की थी, आक्रमण करने की थी, युद्ध करने की थी, छल छद्म की नीति वो अपनाता था, युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। उसकी ज्यादा रुचि ज्ञान और मीमांसा जैसे विषयों में नहीं थी। तो अरस्तु को लगा कि इस राज्य का जो माहौल है वो मेरे लिए बहुत उचित नहीं है, यहाँ छल छद्म है, आक्रमण है, युद्ध है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। हालांकि इस दौरान उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे, सिकंदर को पढ़ाने के एवज में फिलिप उनको बहुत धन देता था। तो इतने पैसे, बहुत सारे पैसे अरस्तु को वहां से भी मिले। और फिर जब सिकंदर की विस्तारवादी और छल छद्मपूर्ण नीति को वो देखते हैं तो वो मकदूनिया को छोड़ देते हैं और वापस एथेंस आ जाते हैं। एथेंस क्यों आते हैं आप सब जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य और बौद्धिकता का प्रमुख केंद्र यूनान में कौन सी जगह हुआ करती थी? एथेंस हुआ करती थी। इस बार पुनः वो एथेंस आते हैं और अपनी एक स्वतंत्र विद्यापीठ खोलते हैं।
जहां पे वो दिन में एक समय विद्यार्थियों को शिक्षित करते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे, और एक समय यूनान की जो जनता थी उसके समक्ष खड़े होकर लोकप्रिय भाषण देते थे और उनको मतलब जागृत करने का काम करते थे। और यहां से एक तरह से आप कहें तो अरस्तु की यात्रा आरंभ होती है। अरस्तु जो शब्द है इसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, यूनान में दरअसल ये जो शब्द है वो है अरिस्तोतिलेस। क्या है? अरिस्तोतिलेस। ठीक है, तो यूनान में इसे अरिस्तोतिलेस कहते हैं, हिंदी में यह अरस्तु है। ठीक है, तो वो अब वापस एथेंस आ जाते हैं और अब अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ज्ञान विज्ञान के संबंध में अरस्तु की यह मान्यता थी कि ज्ञान की सभी शाखाओं में, वो पूर्ण ज्ञान की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है। इसलिए आप देखें सभी शाखाओं की बात करते हैं, वो वनस्पति विज्ञानी भी थे, वो जंतु विज्ञानी भी थे, वो दार्शनिक भी थे, कुछ छोड़ा भी नहीं था। सभी विषयों के बारे में उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और बहुत गहरे अध्येता थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, और इनके ग्रंथों की संख्या लगभग 400 है। लगभग 400 ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें से बहुत सारे ग्रंथ अब नहीं मिलते हैं, वो अप्राप्य हो गए हैं, लेकिन इनके 2-3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें से कि एक काव्यशास्त्र पर लिखी गई इनकी किताब है जिसे उसका नाम है पेरिपोई एथिकेस, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है ऑन पोएटिक्स। उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है ऑन पोएटिक्स नाम से, जो आगे चलकर पोएटिक्स नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काव्यशास्त्र पर लिखी गई उनकी जो किताब है पेरिपोई एथिकेस, जिसका पोएटिक्स नाम से अनुवाद हुए, वो बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ उनके जो भाषण है, भाषण शास्त्र, ये किताब भी उनकी बहुत प्रसिद्ध है। और राजनीति पर उन्होंने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स, वो किताब भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो किताब है पोएटिक्स, ठीक है ना, लगभग 50 पृष्ठों की किताब है, ज्यादा लंबी किताब नहीं है, 50 से 60 पृष्ठों की किताब है, और उसमें मात्र 26 अध्याय हैं, और कुछ अध्याय तो कुछ पंक्तियों में ही है, मात्र 10 पंक्तियों में, 12 पंक्तियों में, 15 पंक्तियों में। तो कई बार ये कहा जाता है कि वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लिए गए उनके नोट्स थे, जो आगे चलकर जिसकी व्याख्या और विवेचना अलग अलग विद्वानों ने की, और कई तरह के सिद्धांत उसमें जो व्याख्यायित थे उसका वर्णन और विश्लेषण किया गया। ठीक है, तो आगे चलकर अन्य विद्वानों ने उनका जो वर्णन और विश्लेषण किया, उससे बहुत सारे ज्ञान और बहुत सारी बातें क्या हुई, प्रकाश में हमारे आती हैं। ठीक है, जो उनकी किताब है पोएटिक्स, उस किताब की रचना के पीछे 2 मूल कारण माने जाते हैं। पहला तो वो अपनी दृष्टि से, अपने चिंतन से यूनान की जो काव्य यात्रा थी, ठीक है ना, या यूनान का जो काव्य था उसका विवेचन और विश्लेषण करना चाहते थे। और दूसरा प्रमुख कारण जो था वो ये था कि प्लेटो ने काव्य के ऊपर जो आक्षेप किए, ठीक है ना, कला के ऊपर जो आक्षेप किए, और कहा कि काव्य और कला की जरूरत आदर्श राज्य के लिए नहीं है, उनके विचारों का बहुत तटस्थ ढंग से, बहुत तार्किक ढंग से और बहुत विनम्रता पूर्वक क्या किया, उन्होंने खंडन किया और एक नया विचार उसके सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। यह दूसरा कारण है। ठीक है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रक्रिया में, इस पूरी प्रक्रिया में अरस्तु की महानता सामने यह आती है कि उन्होंने कभी सीधे सीधे प्लेटो के तर्कों का खंडन नहीं किया, या उनका नाम लेकर उनके तर्कों का खंडन नहीं किया। अपने गुरु के प्रति हमेशा आदर और सम्मान का भाव रखा उन्होंने। बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत तटस्थ ढंग से उन्होंने विषय का मूल्यांकन किया और कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इस बात को या इस तथ्य को इस नजरिए से भी देखे जाने की जरूरत है। तो बड़ी तार्किकता, शालीनता और तटस्थता के साथ उन्होंने तथ्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया। ठीक है, जो लोग प्लेटो को नहीं पढ़े हैं या जिन्होंने प्लेटो को नहीं पढ़ा है, वो कभी ये समझ भी नहीं पाएंगे कि अरस्तु के जो विचार हैं वह मूलतः प्लेटो के विचारों का खंडन करते हैं। इसी प्रक्रिया में, आई बात समझ में, जो दूसरा उनका मुख्य कारण था काव्यशास्त्र लिखने के पीछे, कि
प्लेटो ने जो काव्य के ऊपर जो आक्षेप किए थे उसका समाधान उन्होंने जो प्रस्तुत किया, इसी प्रक्रिया में उन्होंने कई सारे सिद्धांत उनके प्रचलित हुए। अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत, और आज जो हम पढ़ेंगे विरेचन का सिद्धांत, या जिसे हम यूनानी चिकित्सा शास्त्र के शब्दों में कैथारसिस का सिद्धांत कहते हैं, उसी आक्षेप का, काव्य के ऊपर लगे गए आक्षेप का एक तरह से जवाब यहां पे हमें देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? तो अब हम लौटते हैं इस विरेचन सिद्धांत के ऊपर। ये जो विरेचन सिद्धांत दरअसल क्या है, या कैथारसिस का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु क्या कहना चाहते हैं, उनकी मूल मान्यताएं क्या है, वो बताना क्या चाहते हैं, वो समझाना क्या चाहते हैं, और वे जो बताना या समझाना चाह रहे हैं उसके पीछे उनके तर्क क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो शब्द है, पहले विरेचन पे लौटते हैं, ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, जबकि यूनानी चिकित्सा शास्त्र में विरेचन के लिए जो शब्द है वह है कैथारसिस। वहां पे उसे कैथारसिस कहा जाता है। तो इस तरह से आप कहें कि यूनान के चिकित्सा शास्त्रीय शब्द कैथारसिस का भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद में विरेचन जो शब्द है वह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो विरेचन है इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध करना। ठीक है ना, परिशोधन, ठीक है ना, निष्कासन, रेचन, मल शुद्धि, बहिर्गमन, ये विरेचन का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब इसे समझें कि ये जो बहिर्गमन या मल त्याग या परिरेचन या परिशुद्धि ये है क्या दरअसल। देखिए, भारतीय चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का अपना एक महत्व है। ठीक है, आयुर्वेद कहता है कि मानव शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, कफ, वात और पित्त। कफ, वात, पित्त। ठीक है ना, कफ, वात और पित्त में से अगर तीनों में से किसी का भी संतुलन और असंतुलन खराब हो जाए तो शरीर क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, व्यक्ति बीमार होता है, वो अच्छा महसूस नहीं करता है। जब तक ये तीनों संतुलित रहते हैं तब तक मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, लेकिन तीनों में से किसी का भी संतुलन अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि इन तीनों के संतुलन के लिए कई बार औषधि का प्रयोग करना होता है, दवाई से ये चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार कुछ शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं जिन शारीरिक क्रियाओं के कर लेने से कफ, वात और पित्त नामक ये जो दोष हैं इनका संतुलन ठीक हो जाता है। और ये क्रियाएं क्या है, जैसे अमाशय में संचित मल जो है उसका वमन करके, उसका त्याग करके शरीर संतुलित हो जाता है, या पक्वाशय में जो मल है उसका संतुलन करने के लिए दस्त या कै जिसको कहते हैं, दस्त या कै हो जाने से भी शरीर क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार जो विरेचन है वह है कि मल का जो निष्कासन, यानी कि शरीर के अंतर्गत जो असंतुलित गंदगी है, जो खराब चीजें हैं, उसका हम जब निष्कासन कर देते हैं दस्त के माध्यम से या मल त्याग के माध्यम से, ठीक है, तो शरीर में एक साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था लाने की ये प्रक्रिया होती है विरेचन, और इससे शरीर को क्या किया जाता है, स्वस्थ रखा जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो स्वास्थ्य के लिए, यानी कि शरीर के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार मल का निष्कासन कर उसका शोधन जरूरी होता है, उसी प्रकार मानसिक विकार को भी निकालने की आवश्यकता होती है। मानसिक विकार यानी कि हृदय के विकार के शोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ये हृदय के विकार क्या है, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, करुणा, घृणा इत्यादि तमाम तरह के ये जो भाव हैं वह हमारे भीतर क्या करते हैं, मानसिक विकार पैदा करते हैं। इसलिए इनकी मात्रा को भी संतुलित रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस प्रकार शरीर के मल का त्याग करके शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानसिक मल का त्याग करके भी
मन को स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। और ये जो कैथारसिस जो चिकित्सा शास्त्र में शरीर की बात करता है, उसी कैथारसिस को साहित्य में, संवेदना में और मन और हृदय पर लाने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। और अरस्तु कहते हैं कि काव्य और नाटक में जो दुखांत होते हैं या काव्य और नाटक को देखने के दौरान हमारे भीतर के मन के जो मैल है, ठीक है ना, या मन का जो असंतुलन है, ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, इस तरह घृणा, इस तरह के जो भाव हैं उनका शोधन हो जाता है, उनका हम त्याग कर देते हैं और हमारा मन क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी को वो विरेचन या कैथारसिस कहते हैं। यानी कि आयुर्वेद में, चिकित्सा में शरीर की गंदगी या शरीर के असंतुलन का त्याग जिस मल द्वारा होता है, उनका कहना है कि कविता, नाटक, साहित्य या कला के दर्शन, उसमें डूबने से, उसमें जाने से, हम उदाहरण देंगे आगे कि कैसे ये होता है। वो कहते हैं कि हमारे मन के जो असंतुलित अवयव हैं उनका त्याग हो जाता है और हम स्वस्थ और हल्का महसूस करते हैं। इसे उन्होंने विरेचन का सिद्धांत कहा। आगे बात समझ में, मूलभूत बात यह है, लेकिन आगे अब हम इसे क्रमवार तरीके से समझेंगे। अब अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को विस्तार से समझने से पहले हमें एक बार प्लेटो को याद करने की जरूरत है, तभी हम जाकर बिंदुवार ढंग से, ठीक ढंग से इसका मूल्यांकन कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। ठीक है, अब प्लेटो के आदर्शवादी सिद्धांत को याद करिए तो उनका क्या कहना था। प्लेटो ने काव्य कला पर आरोप लगाया, ठीक है, और काव्य कला पर आरोप लगाया था कि इससे हमारे भीतर दूषित वासनाएं जो है वो क्या होती हैं? उत्तेजित होती हैं। दूषित वासनाएं क्या हो जाती हैं? जागृत होती हैं और हमारी मनोवृत्तियां उत्तेजित होती हैं, जबकि एक आदर्श राज्य के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। उनका यह भी कहना था कि आदर्श नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है या उम्मीद की जाती है कि वह अपनी क्षुद्र वासनाओं का क्या करे? दमन करे, उन्हें दबा ले, उन्हें उजागर होने न दे, ठीक है, और उनका निराकरण करे। ठीक है, उनका यह भी कहना था कि जो काव्य कला है वो हमारी काम वासनाओं को क्या करती है? सिंचित करती हैं, उनको उत्तेजित करती हैं, और इससे व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है? मार्ग से भटक जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब प्लेटो की इसी काव्य संबंधी मान्यता या उनका जो आक्षेप था, उसका खंडन विरेचन सिद्धांत में या कैथारसिस में अरस्तु के द्वारा देखने को मिलता है। अरस्तु प्लेटो जिस कविता को वासनाओं को जागृत करने वाला साधन मानकर त्याज्य कर देते हैं, त्यागने की बात कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि नहीं। अरस्तु का मानना था कि साहित्य, कला, नाटक या कविता हमारे भीतर की दूषित भावनाओं को निकालकर हमारा शोधन कर देती हैं। कलाएं हमारा शोधन कर देती हैं, हमारी दूषित भावनाओं को निकालकर हमारा विरेचन हो जाता है। इसलिए कविता, नाटक या कला त्याज्य नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, इसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है। अरस्तु का मानना था कि भय, त्रासदी, ईर्ष्या, घृणा आदि हीन भावनाएं भी हमारे भीतर उसी प्रकार रहती हैं, जैसे कि प्रेम, जैसे कि साहस, जैसे कि शौर्य, जैसे कि वीरता। तो जैसे कि उदात्त भावनाएं, ऊंची भावनाएं, प्रेम, साहस, वीरता आदि तत्व हमारे भीतर जैसे होते हैं, वैसे ही घृणा भी है, वैसे ही ईर्ष्या भी है, वैसे ही काम भावनाएं भी है। यह स्वाभाविक है, यह नेचुरल है, इसे हम हटा नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? इन भावनाओं का दमन कर, दबाकर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है, इनका शोधन करना चाहिए। जैसे कि अब विरेचन, आप चिकित्सा शास्त्र में जाइए, आप अब मल को दबाकर स्वस्थ तो महसूस नहीं कर सकते हैं ना, उसका शोधन ही करना पड़ता है, उसको बाहर ही निकालना पड़ता है। उसी तरह अरस्तु कहते हैं कि घृणा, करुणा, ईर्ष्या, लोभ जैसे जो भाव हैं, इन भावनाओं को दबाने से काम नहीं चलेगा, इनका विरेचन करना आवश्यक, यानी इनका त्याग करना, निष्कासन करना, शोधन करना आवश्यक है। इनके शोधन के बाद ही मन को शांति मिल सकती है। वो अपना तर्क देते हैं। ठीक है। अरस्तु का यह विचार था कि वासनाएं जो है मानव स्वभाव का स्वाभाविक गुण है,
ठीक है। और मनोविज्ञान का सिद्धांत भी इसे प्रतिपादित करता है। फ्राइड के सिद्धांत को आप देखिए कि जो लिबिडो है, जो इच्छाएं हैं, वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसे आप निकाल नहीं सकते। तो अरस्तु मानते थे कि वासनाएं मानव जीवन का अनिवार्य अंग है, उसे दबाया नहीं जा सकता है, और दबाने की स्थिति में हमारे भीतर क्या होगी, रुग्णता पैदा होगी, हम रोगी होंगे। इसलिए जैसे शौचादि की क्रिया से, वमन की क्रिया से, दस्त की क्रिया से शरीर के विकारों को निकालकर शरीर को संतुलित किया जाता है, वैसे ही नाटक, काव्य, कविता या फिल्म या कला के अन्य माध्यमों से हमारे भीतर जो इस तरह की भावनाएं हैं, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ इत्यादि जो भाव है, उनका विरेचन हो जाता है और हम तत्कालिक रूप से क्या हो जाते हैं, शुद्धता महसूस करते हैं। ठीक है। अरस्तु यह भी कहते थे कि जैसे किसी उदर विकार से पीड़ित व्यक्ति को, है ना, वैद्य क्या करता है, मल विरेचन द्वारा शांति प्रदान करता है या उसके भीतर शुद्धता आती है, ठीक है, वह आनंद प्राप्त करता है। उसी प्रकार कविता या नाटक हमारे मनोविकारों को उद्बुद्ध कर उसका संतुलन करते हैं, शुद्ध करते हैं, और हम संतुलित होते हैं और मानसिक रूप से भीतर से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए कविता को त्यागा नहीं जा सकता है, कविता को ग्रहण किया जाना चाहिए। ठीक है। एक और बात है कि यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटक, यानी कि जो ट्रेजिक रचनाएं हुई, वो ज्यादा हुई। दुखांत नाटकों की रचना ज्यादा हुई और दर्शकों की भी दिलचस्पी दुखांत नाटकों को देखने में ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है। दुखांत नाटकों में भय, करुणा जैसे मनोविकारों का क्या किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था और लोग उसे बड़े प्यार से देखते थे। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आखिर लोग दुखांत नाटक या ट्रेजिक नाटक ज्यादा क्यों देखते हैं। ठीक है। अरस्तु का मत है कि यदि करुणा, भय आदि भाव हमारे भीतर अगर रहेंगे, तो अगर वो इकट्ठे होते रहेंगे तो हमारे भीतर क्या होती रहेगी, रुग्णता पैदा होती रहेगी और मानसिक स्वास्थ्य हमारा असंतुलित होता रहेगा। तो दुखांत नाटक, उनका कहना था कि दुखांत नाटक कृत्रिम रूप से ही सही, ठीक है ना, कृत्रिम रूप से ही सही हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकाल देते हैं और मन एक प्रकार से आनंदित हो जाता है और हम संतुलित हो जाते हैं। अब आप लोग तब से यही सुन रहे हैं कि नाटक या काव्य में हमारे दुखांत भाव या भय और करुणा के भाव निकल जाते हैं। ठीक है, सुन तो यही रहे हैं, लेकिन बिना किसी उदाहरण के अभी आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ नहीं रही होगी, या शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि कैसे, ऐसा कैसे होता है। तो चलो मैं एक उदाहरण देके इसको समझाता हूं। आप सबने टाइटैनिक नामक एक बड़ी मशहूर फिल्म है, देखी होगी, वर्ल्ड क्लासिक की फिल्म है। टाइटैनिक में दो पात्र हैं, एक जैक और एक रोज। ठीक है, जैक रोज से मोहब्बत करता है। ठीक है, रोज संपन्न परिवार से है, जैक गरीब परिवार से है। और वो टाइटैनिक जो समुद्र में, जिसको अनसिंकेबल कहा गया था कि वो कभी नहीं डूबेगा, न डूबने वाले जहाज की संज्ञा दी गई थी और बड़े सालों मेहनत करके उस जहाज को बनाया गया था। वो जहाज पानी में चल पड़ता है और उसी जहाज पे जैक और रोज की मुलाकात होती है और वो मुलाकात फिर प्यार में बदल जाती है। और चालक की चूक की वजह से, ठीक है, जहाज टूट जाता है और जहाज डूबने लगता है। बहुत ट्रेजिक फिल्म है ये। और क्या होता है अंत में कि जैक जो है वो अपनी प्रेमिका रोज को बचाने की कोशिश करता है, हर तरह से कोशिश करता है और अंत में वो कामयाब भी हो जाता है और रोज तो बच जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में जैक डूबकर मर जाता है, जैक की मौत हो जाती है। अब जितने लोग भी ये फिल्म देख रहे हैं, ये फिल्म तो दुखांत है, ट्रेजिक हुआ क्योंकि जैक क्या हो गया, मर गया और भी बहुत सारे लोग मरे। लेकिन जब दर्शक उस फिल्म को देख रहा होता है तो वो जैक से एक कनेक्शन स्थापित करता है, ठीक है ना, रोज से एक कनेक्शन स्थापित करता है। दर्शक के भीतर भी करुणा जैसे भाव क्या होते हैं, निकलते हैं। वह जैक के प्रति क्या करता है, दर्शक करुणा का भाव महसूस करता है। करुणा और भय में बुनियादी फर्क है। भय हम स्वयं के लिए महसूस करते हैं, करुणा दूसरे के लिए महसूस करते हैं। कैसे? आप फिल्म देख रहे हैं, ठीक है ना, फिल्म देख रहे हैं या कोई ऐसी घटना देख रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, उसको उसके साथ
कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति जिसके साथ बुरा हो रहा है आपके मन में एक करुणा का भाव आता है। लेकिन उसी कार्य की कल्पना अगर आप अपने साथ करें कि वही आपके साथ हो तो आपको क्या होता है, भय होता है। आई बात समझ में? तो यही बात अरस्तु कह रहा है कि भय और करुणा जैसी चीजें नाटक और साहित्य या कला में हमारे भीतर से थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती हैं, शोधित हो जाती हैं, विरेचित हो जाती है और हमारा मन शांत हो जाता है। तो मैं टाइटैनिक की बात कर रहा था कि जैक डूब जाता है और रोज बच जाती है, लेकिन हर दर्शक जो क्या है वह जैक से एक कनेक्शन स्थापित करता है और उन क्षणों में जितनी देर के लिए वो फिल्म देख रहा है उसकी भावनाओं का क्या हो रहा है, परिशोधन हो रहा है, भावनाओं का क्या हो रहा है, परिष्कार हो रहा है। यही बात अरस्तु कहना चाह रहे हैं कि नाटक देखते हुए दर्शक जो तमाम तरह के दृश्य देखता है उन दृश्यों में उसकी भावनाओं का परिष्कार होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक नाटक है, उस नाटक में यह दिखाया गया है कि एक पात्र जो है वह दूसरे पात्र से ईर्ष्या कर रहा है या बहुत लोभी है, तो आप क्या देखेंगे, जो पात्र ईर्ष्यालु है यानी कि जो नेगेटिव है उसके लिए आपके मन में अच्छे भाव नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसके लिए आपके मन में क्या होंगे, अच्छे भाव महसूस होंगे। यह भी हो सकता है कि किसी नाटक या किसी फिल्म में कोई बहुत ही खराब दृश्य हो जिसमें किसी के साथ बहुत गलत करते हुए दिखाया जा रहा है, तो जो गलत कर रहा है उसके प्रति आप गुस्सा या नफरत का भाव क्षणिक क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वही विरेचन है, हमारे भीतर वो जो नफरत है, वो जो ईर्ष्या है, जब नाटक में दिखता है तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, विरेचित हो जाता है और अस्थायी तौर पर हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, शांत महसूस करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। आप साधारणीकरण के सिद्धांत को याद करिए। भारतीय काव्य शास्त्र में तो ये कहा गया है ना कि चाहे दुखांत हो या सुखांत, रस की अनुभूति तो होती है, आनंद की अनुभूति तो होती है। तो दुखांत नाटक या ट्रेजिक नाटक या दृश्य मनुष्य को आनंदित क्यों करते हैं, इसके बारे में अरस्तु ने भी बताया कि क्यों ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं क्या हो जाती हैं, विरेचित हो जाती हैं और हम थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भी ये बताया गया, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, नाटक में जो पात्र दिखाया जा रहा है उससे हम एक रिश्ता कायम कर लेते हैं और वह जो भाव है हमारा, वह भाव पात्र के साथ जुड़ जाता है और वह भाव सार्वभौमिक भाव हो जाता है। इसलिए दुखांत हो या सुखांत, रसानुभूति वहां पे होती है और रसानुभूति क्या होती है, आनंदमयी होती है। इसलिए कहा गया कि रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया। जो ब्रह्मानुभूति है, आनंदानुभूति है, वही रसानुभूति है, ठीक है। तो इस प्रकार अरस्तु यह कहते थे कि कविता या नाटक त्याज्य नहीं है, वह हमारे मनोविकारों का विरेचन करने का एक प्रमुख जरिया है, प्रमुख साधन है। इसीलिए कविता को त्यागा नहीं जा सकता है, कविता को स्वीकार किया जाना चाहिए और यही उनकी मान्यता जो है वह विरेचन सिद्धांत है या कथारसिस सिद्धांत है, ठीक है। अरस्तु का यह जो सिद्धांत है विरेचन का सिद्धांत, इस विरेचन के सिद्धांत को आगे के विद्वानों ने भी अलग अलग आयामों में देखने और समझने की कोशिश की, उसकी व्याख्या की। उसकी व्याख्या धर्म परक अर्थ में भी की गई, नीति परक अर्थ में भी की गई और कला परक अर्थ में भी की गई। लेकिन अरस्तु का जो काव्यशास्त्र है, उनकी जो रचना है, उसमें धर्म और नीति की बात वो नहीं करते हैं। तो मूलतः जो है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को एक तो भावनात्मक पक्ष के रूप में देखना चाहिए और दूसरा कलात्मक पक्ष के रूप में देखना चाहिए। कलात्मक पक्ष के रूप में, कलात्मक प्रतिपादन या कलात्मक पक्ष के रूप में देखने का आधार यह है कि अरस्तु की जो कला संबंधी मान्यताएं हैं या काव्य संबंधी मान्यताएं जो है वो प्लेटो के द्वारा उठाई गई जो काव्य संबंधी मान्यताएं हैं उसका खंडन करने के लिए या उसके आक्षेप का एक उत्तर देने के लिए वो अपनी एक मान्यता खड़ी करते हैं, अपना एक विचार प्रस्तुत करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इनका जो विरेचन सिद्धांत है वो कला के संबंध में है, साहित्य के संबंध में है, साहित्य और कला की उपयोगिता को सिद्ध करने के संबंध में यह विरेचन सिद्धांत है कि कला और साहित्य मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग है, उसे हम निकाल नहीं सकते। तो एक मूल्यांकन इसका या एक नजरिया कला के पक्ष में देखने का बनता है और दूसरा पक्ष भावनात्मक रूप से देखने का बनता है, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि कविता, नाटक या साहित्य मनुष्य के मनोविकारों का क्या कर देते हैं,
विरेचन कर देते हैं और मनुष्य तत्काल थोड़ी देर के लिए आनंद का अनुभव करता है, विश्रांति का अनुभव करता है। ठीक है, जहां तक आप देखें कि एक और सवाल इसमें अब उठ सकता है कि दुखांत देखने के बाद, जब हम दुखांत देखते हैं या ट्रेजिक देखते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए तो मुक्ति नहीं मिल सकती है, लेकिन जो क्लेशकर भावनाएं होती है वो हमेशा के लिए बेशक मुक्त ना हो, परंतु तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए ही सही मनुष्य को थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ी विश्रांति मिल जाती है, उसके भीतर थोड़ा सा परिवर्तन वह महसूस करता है। इसी में विरेचन सिद्धांत की क्या है, सार्थकता है। अंत में एक और फिल्म का उदाहरण दूंगा, आप 3 इडियट फिल्म को याद करिए। 3 इडियट फिल्म आने के पहले भारतीय समाज में पेरेंट्स की जो स्थिति थी और 3 इडियट फिल्म आने के बाद भारतीय समाज में पेरेंट्स की जो स्थिति थी, उसमें काफी बदलाव आया। कुछ तो असर हुआ। अच्छा, असर ना भी हुआ हो, कोई बड़ा ही रिजिड पेरेंट्स रहे हो कि नहीं डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है, तो उन दृश्यों को देखकर 3 इडियट्स में जिन दृश्यों को फिल्माया गया है, थोड़ी देर के लिए वो सोचने पे जरूर विवश हो गए होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। अर्थात कला और साहित्य का प्रभाव तात्कालिक रूप से निश्चय ही मनुष्य को प्रभावित करता है। इसलिए आपसे मैं अक्सर कहता हूं कि कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा नाटक, कोई अच्छी कविता सुनने, पढ़ने या देखने के ठीक पहले आप जो होते हैं, वह कविता, फिल्म देख लेने, सुन लेने के ठीक बाद आप वैसे नहीं होते हैं। आप अपने भीतर एक हल्कापन, एक नई दुनिया का संचार आप पाते हैं। ऐसा इसलिए कि आपके भीतर की बहुत सारी जो भावनाएं थी, जो विकार थे, वो क्या हो जाते हैं, विरेचित हो जाते हैं, उसका कथारसिस हो जाता है और आप बहुत आनंदित और शांति का भाव अपने भीतर महसूस करते हैं। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया, जिसे हम विरेचन का सिद्धांत या कथारसिस का सिद्धांत कहते और समझते हैं। बस आगे बात समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बंद कर दो।